नमस्कार 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 प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन, एक नई वीडियो में, एक नई शुरुआत के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो आज की वीडियो होगी उसका विषय जो होगा वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगा। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रिय मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे जाने से पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में होता क्या है। दोस्तों, साधारण शब्दों में हम यूं कहें, प्रस्तावना किसी भी लेख, किसी भी पुस्तक, निबंध, आर्टिकल, ऐसे या किसी भी पुस्तक के वे प्रारंभिक बिंदु है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस बुक या इस आर्टिकल या इस ऐसे में हम आगे क्या लिखेंगे या इस पुस्तक की रूपरेखा कैसी होगी। या हम साधारण शब्दों में यूं कहें कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, नवजात शिशु पैदा होता है, तो उसकी क्या करते हैं कि पंडित के पास जाके जन्म कुंडली निकाली जाती है। जन्म कुंडली में पंडित क्या बताते हैं कि जन्म कुंडली में ये बताया जाता है कि इस बच्चे का या इस बच्ची का या लड़के या लड़की का जो भी उनका भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा, कष्टों से भरा हुआ होगा, या कि इतनी सफलताएं लेगी, चाहे वो बात सच हो या ना हो, जन्म कुंडली में यही बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना जो होती है वह किसी भी लेख, किसी भी पुस्तक या किसी भी आर्टिकल, निबंध, ऐसे का एक प्रकार है जन्म कुंडली होता है। प्रस्तावना में भी हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा लेख होगा या जो हमारी पुस्तक होगी, जो उसकी वो जो मेन बॉडी होगी, जो उसके अंदर मटेरियल होगा, वो किस प्रकार का होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, वो हम प्रस्तावना में बताने की कोशिश करते हैं। या उस जो आर्टिकल होगा उसका ड्राफ्ट कैसा होगा, वो जो हमें जो हम प्रस्तावना में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये बताया गया है कि हमारा जो भारतीय संविधान होगा वो किस प्रकार का होगा, उसकी शक्ति का स्रोत क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, भारतीय संविधान का नेचर कैसा होगा। यही हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना का अर्थ समझते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसे बनाई गई, कहां से अडॉप्ट की गई, ये जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय व्यूअर्स, प्रस्तावना जो है विश्व की किसी भी संविधान में जो है प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। विश्व में सबसे पहले अमेरिका ही ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में जो है प्रस्तावना को इंक्लूड किया। भारतीय संविधान में भी अमेरिका की प्रस्तावना से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना को रखने का ये विचार आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। उसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने स्वीकार किया और भारतीय संविधान में प्रस्तावना के तौर पे मान्यता दी। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान में किस प्रकार शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विषय वस्तु की, प्रियम्बल का कंटेंट क्या है। व्यूअर्स, 1976 को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। जो है इन 3 शब्दों के जोड़ने के बाद जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो वर्तमान स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार है। और अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की उपयोगिता की। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी की। इसमें हम भारतीय संविधान की आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान की मात्र दो उपयोगिताओं को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा, तो फिर आप उतना देखोगे भी नहीं, उसको इंटरेस्ट भी नहीं दिखाओगे।
तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान की जो पहली उपयोगिता है, पहली यूटिलिटी है वो ये है कि भाई ये बताता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। व्यूअर्स, प्रस्तावना बताती है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति का जो स्रोत है वह भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। जैसा कि प्रस्तावना के जो पहले वाक्यांश है, पहली लाइन है, उसके जो पहले स्टार्टिंग वाक्यांश है वो कहते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो भारतीय संविधान की जो शक्ति है उसका जो स्रोत है वह भारतीय जनता है, भारत के लोग हैं। और यही वाक्यांश भारतीय व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने का पक्ष प्रस्तुत करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने का जो है पक्ष प्रस्तुत करता है। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र में क्या होता है कि शक्ति जो है जनता के हाथों में होती है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के जो पहले के जो 2-3 शब्द है वो यही बताते हैं कि हम भारत के लोग, जिससे ये पता चलता है कि जो शक्ति का स्रोत है वह लोगों के हाथों में है या भारतीय जनता है। व्यूअर्स, ये जानी हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली उपयोगिता। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की दूसरी उपयोगिता की, जिसमें हमारी जो प्रस्तावना ये बताती है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो है प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा। उसके लिए हम प्रस्तावना की पहली 2 लाइनों को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। व्यूअर्स, ये कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जो ये पहली 2 लाइन बताती है, ये बताती है कि एक तो ये बताती है कि जो शासन शक्ति का स्रोत है वह भारतीय जनता है, और दूसरा बताती है कि भारत की जो राज व्यवस्था होगी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, समाजवादी होगी, लोकतांत्रिक होगी और गणतंत्रात्मक होगी। ठीक है, तो अब हम इन सभी जो जितने भी ये 5 शब्द आए इनको जानने का प्रयास करते हैं, इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन। दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वह राष्ट्र होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के या किसी अन्य हस्तक्षेप के अपने जो है आंतरिक तथा बाह्य कार्य स्वयं कर सकता है या स्वयं निर्णय लेने की शक्ति रखता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसका अर्थ यह है कि भारत ना तो किसी विदेशी राष्ट्र का गुलाम है और ना ही किसी विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप अपनी आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी में किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होने देता है, या मतलब स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता है, किसी के दबाव में मतलब जो है अपनी नीतियां नहीं बनाता है। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और इसी क्रम में जो दूसरा जो वर्ड आता है वो है सोशलिस्ट, समाजवादी। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जो राज व्यवस्था है वो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यूअर्स, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है वो मूल प्रस्तावना में नहीं था। मूल प्रस्तावना मतलब जिस टाइम पहली बार प्रस्तावना बनाई गई तो उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द नहीं था। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो है सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। भारतीय राज व्यवस्था का जो समाजवादी स्वरूप है वह यूरोप के समाजवादी या सोशलिस्ट स्वरूप की तरह नहीं है। यूरोप का जो समाजवादी स्वरूप है वह निजी संपत्ति या निजी उद्यमिता की, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है विरोध करता है, इनकार करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जो समाजवाद है वह प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरुद्ध नहीं है या निजी संपत्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की जो धारणा है उसको लोकतंत्र के साथ लेकर चलता है। इसी कारण जो है भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक
सोशलिस्ट स्टेट है या समाजवादी राज्य है। इसी क्रम में हम जो तीसरा जो इसमें वर्ड आता है उसको जानने का प्रयास करते हैं और वह है पंथ निरपेक्ष। व्यूअर्स, पंथ निरपेक्ष वह राज्य होता है जो निम्नलिखित जो मैं बता रहा हूं इन 3 प्रकार के राज्यों से अलग हो। पहला राज्य वह है जो धर्म के विरुद्ध होता है, एंटी रिलीजियस होता है तथा मतलब नास्तिक होता है तथा अपने नागरिकों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, मतलब रिलीजियस फ्रीडम नहीं देता है। धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और नास्तिक होगा, वह राज्य नास्तिक होगा तथा अपने नागरिकों को भी कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं देता है, कोई भी धर्म अपनाने की आजादी नहीं देता है। इसका उदाहरण हम पूर्व सोवियत संघ को ले सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें स्टेट आता है वह है जैसे वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में क्या है कि जो देश का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख जैसे भारत का राष्ट्रपति है हमारा, जैसे वेटिकन सिटी में जो देश का प्रमुख होगा वे जो धार्मिक ग्रंथ का जो धर्म का प्रमुख होगा, जैसे भारत में धर्म का प्रमुख जैसे शंकराचार्य जी होते हैं, वैसे ही वेटिकन सिटी में जो धर्म का प्रमुख है वही देश का प्रमुख होगा। और जो धार्मिक किताब है वहां पे वेटिकन सिटी की जो धार्मिक किताब है वही जो है देश का संविधान है, उसी के अनुसार जो है देश की कानून व्यवस्था चलती है। और तीसरा जो इसमें राज्य आता है वो उदाहरण के तौर पे हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान का राजकीय धर्म जो है वो इस्लाम है। तीसरे प्रकार के राज्य में हम उस राज्य को लेते हैं जिसका राजकीय धर्म हो, जिसका कोई विशेष राजकीय धर्म हो तथा अपने नागरिकों को उसी धर्म विशेष को अपनाने की मान्यता देता है या अपने नागरिकों को उसी धर्म के प्रति जो है रिलीजियस फ्रीडम देता है। अगर उस स्टेट में कोई अन्य धर्म के लोग रहते हैं तो उन्हें जो है रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी जाएगी या उनके जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें इससे वंचित रखा जाएगा। और पंथ निरपेक्ष राज्य वे राज्य है जिनका कोई राजकीय धर्म नहीं होता है तथा ना ही राज्य की जो पॉलिसी होती है, देश की जो पॉलिसी होती है धर्म के अनुसार होती है, लेकिन वहां पे जो है नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता होती है, नागरिकों को छूट होती है कोई भी धर्म मानने की। अपने व्यक्तिगत जीवन में नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस प्रकार के स्टेट को हम कहते हैं सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का उदाहरण हम अपने इंडिया को ले सकते हैं। भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो है वर्णित है। और हमारा जो भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने की जो है स्वतंत्रता रखता है। और इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति बताई गई है उसकी जो चौथी प्रकृति है वह यह है कि लोकतांत्रिक। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन के जिस रूप को अपनाया गया है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय ये है जहां पे जो सरकार होती है वे लोगों द्वारा, उस देश की जनता द्वारा चुनी जाती है। व्यूअर्स, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जब भी सरकार कोई बड़ा कानून या नियम बनाती है तो उस नियम को लागू करने के लिए जो है जनता की वोटिंग प्रत्यक्ष तौर पे जो है जनता का मत जानने की कोशिश करती है। कोई भी, जैसे स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी नियम या कानून बनाना हो तो उस पे जो है डायरेक्ट वोटिंग होगी, वो वोटिंग जनता द्वारा डायरेक्ट होती है। जैसे भारत में अगर हमें कोई भी कानून बनाना हो, भारत की संसद को, लेजिस्लेचर को जो भी कानून बनाना हो तो उसमें भारत की जनता वोट नहीं करती है, तो उसमें वोटिंग करेंगे जो भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे संसद, जो हमारे सांसद होते हैं वे उसमें वोटिंग करेंगे। और इसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जहां पे जो है जनता स्वयं वोटिंग ना करके उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा नियम तथा कानून बनाए जाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है लोग प्रत्यक्ष तौर पे सीधे डायरेक्टली जो है खुद वोट करते हैं कोई कानून बनाने के लिए, और इनडायरेक्ट में जो है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा
कानून बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का नेचर जानने की कड़ी, प्रकृति जानने की कड़ी में हम बात करते हैं अब गणराज्य की या गणतंत्र की। व्यूअर्स, गणराज्य या गणतंत्र से अभिप्राय ऐसे राष्ट्र से है जहां पे देश का प्रमुख वंशानुगत आधार पर ना चुनकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। वंशानुगत मतलब जैसे भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वे वंशानुगत ना होके मतलब लोगों द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पे भारतीय जनता द्वारा चुने जाते हैं। और वंशानुगत का मतलब है जैसे ब्रिटेन में, ब्रिटेन एक रिपब्लिक स्टेट नहीं है, गणतंत्रात्मक देश नहीं है, वहां पे जो देश का प्रमुख होता है, जो सम्राट है वहां का, वो वंशानुगत होता है। जैसे अभी वहां पे चार्ल्स थर्ड है, किंग चार्ल्स थर्ड है, उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ थे, तो वो जो है लोगों द्वारा चुने नहीं जाते हैं, वोटिंग करके लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि वो जो वंश के आधार पे, मतलब अपने जो उनका जो वंश है उसके आधार पे जो है चुने जाते हैं, वंश के आधार पे जो है सम्राट बनते हैं। जैसे अभी किंग चार्ल्स थर्ड है, तो उसके बाद उनके ही वंश का कोई और बनेगा, उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे स्टेट को हम रिपब्लिक स्टेट नहीं कहते हैं। रिपब्लिक स्टेट उसको कहते हैं, गणतंत्रात्मक राज्य उसको कहते हैं जिसका जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। उदाहरण के तौर पे भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों के जो है राष्ट्र अध्यक्ष है वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तो आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना की दो उपयोगिताओं के बारे में जाना। जैसे कि प्रस्तावना हमें बताती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, और प्रस्तावना हमें ये बताती है कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था होगी वो किस प्रकृति की होगी। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज के बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे या जो भी वीडियो डालेंगे, जो उसका जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें जो है हम क्वेश्चन आंसर ऐड करेंगे, प्रश्न उत्तर ऐड करेंगे। जो भी हमने वीडियो के बीच में पढ़ा या जो भी हमने जाना वो क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड होंगे। तो आप सभी लोग उसमें रुचि दिखाएं और अपने जो भी आंसर होगा, जो भी आपका उस क्वेश्चन को रीड करके आंसर होगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, और आप सभी से उम्मीद है कि आप जो है वीडियो पे रुचि बनाए रखें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।